हेलो एंड लवली लवली गुड इवनिंग। तो बेटे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में स्टार्ट करेंगे सेक्शन 8 जो है इस लॉन्ग चैप्टर का आखिरी सेक्शन है। और इस पर्टिकुलर सेक्शन में जैसा कि आपने देखा होगा जितने भी चैप्टर्स हमने करे हैं, जो लास्ट सेक्शन है उसमें जो रिसेंटली हेल्ड एग्जामिनेशंस हुए हैं अप टू द लेटेस्ट एग्जामिनेशन तक उसके क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं। तो इस चैप्टर में भी अब जो रिसेंटली हेल्ड एग्जामिनेशंस हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं वो हमने रखे हुए हैं। 8.1 से हमने स्टार्ट करा। 8.1 वैसे तो इसको खुद करा जा सकता है लेकिन फिर भी अब इसमें क्या है कि वीटी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और एक एमजी लिमिटेड नाम की कंपनी है। उनकी बैलेंस शीट 31/3/2023 को आपको गिवन है। नंबर 1। नंबर 2, बाद में हम देखेंगे, अभी तो नहीं लेकिन बाद में हम देखेंगे कि वीटी लिमिटेड नाम की कंपनी जो है वो एमजी लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में परचेजिंग कंपनी वीटी लिमिटेड है और वेंडर कंपनी या जो अपना बिजनेस बेच रही है सेलिंग कंपनी जो है वो एमजी लिमिटेड है। ये अभी हमें बाद में पता लगेगा। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमें पहले उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट कर लें। कहता है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 12 लाख है वीटी लिमिटेड की, एमजी लिमिटेड की 6 लाख है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख और 2 लाख के हैं। उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस में 6 लाख और 4 लाख का बैलेंस मौजूद है। डिवेंचर्स को आपने देखा 4 लाख के हैं और 3 लाख के हैं। उसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल के रूप में लायबिलिटी है। याद रखें कई बार और राइट फ्रॉम बिगनिंग से मैं कहते चले आ रहा हूं, परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के केवल और केवल लायबिलिटीज और एसेट को ले सकती है। यानी कि इस केस में जो लायबिलिटीज हैं डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हम इन्हीं को टेक ओवर कर सकते हैं और एसेट को टेक ओवर कर सकते हैं। जो वेंडर कंपनी की शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है उनको हमें टेक ओवर हम नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा तुम्हें दिया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, करेक्ट, 14 लाख और 5 लाख। इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं 1,60,1,60 की। इन्वेंट्रीज 4,80,000, 6,40,000। डेटर्स 720 और 3,80,000। ये डेटर्स की फिगर बेटे ठीक कर लेना, ये डेटर्स की फिगर 3,60,000 है। कुछ मिसप्रिंट्स हैं क्वेश्चन में, उसको जरा ध्यान रख लेना, ये 360 है। उसके बाद बिल्स रिसेबल 120 के हैं और 40,000 के हैं। उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। इज इट क्लियर? आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले तो फिक्स्ड एसेट्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन में कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ बोथ द कंपनी टू बी रीवैल्यूड एट 15% अबव बुक वैल्यू। दोनों कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 14 लाख है, कहता है इनको 15% से ज्यादा पर वैल्यू करा गया। इसको भी 15% से, इसको भी 15% से ज्यादा पर वैल्यू करा गया। वैसे इसका मैं 15% कंप्यूट करूं तो ये 2,10,000 आ जाएगा, इसका 75,000 आ जाएगा। यानी कि हमने इनकी वैल्यू जो है इंक्रीज कर दी। दोनों कंपनियों की वैल्यू इंक्रीज हुई है। अब सेकंड पॉइंट कंफ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान रखें। कहता है इन्वेंट्री इन ट्रेड यानी कि इन्वेंट्री एंड डेटर्स आर टेकन ओवर एट 5% लेस देन देयर बुक वैल्यू। देखो बेटे यहां पर जो बातचीत चल रही है ना, ये वेंडर कंपनी के जो इन्वेंट्रीज हैं और वेंडर कंपनी के जो डेटर्स हैं, कहता है परचेसिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के जो इन्वेंट्रीज हैं उसको भी 5% लेस पे लिया और डेटर्स को भी 5% लेस पे लिया। यहां परचेजिंग कंपनी के जो इन्वेंट्रीज और डेटर्स है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें मालूम है कि वेंडर कंपनी इनके एसेट और लायबिलिटी ले रही है, तो उसमें से हमने इन्वेंट्रीज को 5% लेस पे लिया और हमने 5% लेस पर डेटर्स को भी लिया। इस लाइन का ये मतलब है। बाद में कहता है पॉइंट नंबर 3 में कि बोथ द कंपनीज आर टू पे 10% इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड हैविंग ऑलरेडी पेड। प्रेफरेंस डिविडेंड तो पहले ही पे हो चुका है। अब वो कह रहा है कि दोनों कंपनी ने डिविडेंड पे करा। बेटे हमें मालूम है कि डिविडेंड जो है वो शेयर कैपिटल पे करा जाता है। अब जो परचेसिंग कंपनी है उसकी शेयर कैपिटल कितनी है? 12 लाख की है। 12 लाख का 10%, इसका मतलब इन्होंने 1,20,000 का इक्विटी डिविडेंड पे करा। इनकी इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख की है, तो वेंडर कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर को इसका मतलब 60,000 का डिविडेंड पे करा। अब जब डिविडेंड पे होता है तो रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाते हैं, क्योंकि एंट्री होती है रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो भी लिखना है। जब भी कोई कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो उसके रिजर्व्स कम होंगे और उसका कैश भी कम होगा। इसका मतलब जब ये एंट्री होगी तो वीटी लिमिटेड के और एमजी लिमिटेड दोनों के रिजर्व एंड सरप्लस भी कम होंगे और दोनों का कैश बैलेंस भी कम होगा। इज इट क्लियर टू यू? अब वो आगे क्या कहता है पॉइंट नंबर डी में,
कहता है पहली 3 एडजस्टमेंट के बाद आफ्टर द अबव ट्रांजैक्शंस आर गिवन इफेक्ट टू, आफ्टर द अबव ट्रांजैक्शंस आर गिवन इफेक्ट टू, वो कहता है वीटी लिमिटेड विल एब्जॉर्व एमजी लिमिटेड। अब हमें पता लगा कि वीटी लिमिटेड ने एमजी लिमिटेड को ले लिया है। इसका मतलब ये जो पहली 3 ट्रांजैक्शंस हैं इनको हम प्री अमालगमेटिंग इवेंट्स भी कह सकते हैं, अमालगमेशन से पहले के इवेंट, करेक्ट। अब कहता है वीटी लिमिटेड ने एमजी लिमिटेड को टेक ओवर करा ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स क्या हैं? वीटी लिमिटेड विल इश्यू, अब ये जो पहली इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन क्या बता रही है कि जो परचेसिंग कंपनी है एमजी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को, उनके जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं, करेक्ट, जितने भी इक्विटी शेयर है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वीटी लिमिटेड विल इश्यू 16 शेयर। वो कहता है कि वीटी लिमिटेड उनको 16 शेयर इश्यू करेगी और कहता है शेयर 10 रुपए के हिसाब से इश्यू करेगी इंटू 10 अगेंस्ट 12 शेयर, यानी कि हर 12 शेयर के लिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो पेमेंट होगी वो हम इस तरीके से कंप्यूट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर, हर 12 को परचेजिंग कंपनी 16 शेयर दे रही है, करेक्ट, कुल मिलाकर के इतने शेयर दे रहे हैं और 10 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं, तो ये पेमेंट इक्विटी शेयर्स में ही मिल रही है। उसके बाद पॉइंट नंबर एफ में कहता है कि जो 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं एमजी लिमिटेड के विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट। अब ये दूसरी पेमेंट जो है, जो एमजी लिमिटेड के 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको हम 10% लेस पर पे कर रहे हैं। तो जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी उसका 10% हम निकाल करके माइनस कर देंगे, तो जो भी अमाउंट आएगा कहता है वो हम पे करेंगे। और पे करने के लिए परचेजिंग कंपनी अपनी कंपनी के 10% प्रेफरेंस शेयर देगी 100 रुपीज के हिसाब से। तो ये पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल रही है और परचेजिंग कंपनी अपनी कंपनी के 10% प्रेफरेंस शेयर्स देगी पेमेंट करने के लिए। पॉइंट नंबर जी में जो पेमेंट है वो डिवेंचर होल्डर्स को मिल रही है, लेकिन हमें मालूम है कि डिवेंचर इज ए पार्टी अदर देन शेयर होल्डर, तो डिवेंचर्स को हम परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, हमने देखा जो वेंडर कंपनी है उसके जो डिवेंचर्स हैं वो 3 लाख के हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, 12% डिवेंचर्स ऑफ एमजी लिमिटेड आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम। तो वो कह रहे हैं एमजी लिमिटेड के जो डिवेंचर्स हैं उनको 8% प्रीमियम पर पे करा गया, इसका मतलब 24,000। तो इसका मतलब टोटल उनको 3,24,000 की पेमेंट हुई। और ये पेमेंट जो हुई इसके लिए परचेजिंग कंपनी अपनी कंपनी के 12% डिवेंचर्स दे रही है, अपनी कंपनी के 12% डिवेंचर्स परचेजिंग कंपनी देगी। लेकिन कह रहा है परचेजिंग कंपनी जो अपने डिवेंचर इश्यू करेगी वो एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% करेगी। तो 3,24,000 के लिए परचेजिंग कंपनी कितने डिवेंचर इश्यू करेगी? तुम क्या करो, 3,24,000 को 90 से डिवाइड कर दो, इससे तुम्हें यह पता लग जाएगा परचेजिंग कंपनी 3,006% डिवेंचर 100 रुपीज वाले इश्यू करेगी 3,60,000 और 10% डिस्काउंट पे, तो इसका मतलब 36,000 का डिस्काउंट हो गया, तो नेट पेमेंट 324 की होगी। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन मैंने कहा डिवेंचर को हम परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। इसका एक मतलब ये निकला कि परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के जो डिवेंचर्स हैं उनको 3,24,000 पर ले रही है, यानी कि वीटी लिमिटेड की बुक्स में, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में जब हम सेकेंड एंट्री करते हैं एसेट टेकन ओवर टू लायबिलिटी टेकन ओवर, तो वहां पर मैं डिवेंचर्स टेकन ओवर 3,24,000 लिखूंगा, 3 लाख नहीं लिखूंगा। और बाद में फिर हम इन डिवेंचर्स को पे करने की एंट्री भी कर देंगे। डिवेंचर्स इन एमजी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,24,000 टू डिवेंचर्स इन वीटी लिमिटेड 3,60,000 और डेबिट में हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 24 लिख देंगे। इस तरह पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। पॉइंट नंबर एच में कहते हैं कि वीटी लिमिटेड जो है परचेजिंग कंपनी एमजी लिमिटेड को 60,000 रुपीज पे कर रही है। रुपीज 60,000 विल बी पेड बाय वीटी लिमिटेड टू एमजी लिमिटेड फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस। तो एमजी लिमिटेड के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 60,000 के हुए, लेकिन उसके लिए पेमेंट जो है वीटी लिमिटेड कर रही है एमजी लिमिटेड को। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एक्सपेंसेस जो है वो परचेजिंग कंपनी बियर कर रही है, और परचेजिंग कंपनी अगर एक्सपेंस बियर करेगी, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में मैंने बताया था कि या तो हम गुडविल को डेबिट करेंगे या कैपिटल रिजर्व को डेबिट करेंगे, डिपेंड करता है कि सेकेंड एंट्री में क्या आ रहा है। अगर सेकेंड एंट्री में आपका गुडविल आ रहा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट, नहीं तो फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप ये एंट्री करेंगे, लेकिन ये एंट्री परचेजिंग कंपनी की बुक्स में होगी। फिर कहता है सन्ड्री डेटर्स ऑफ एमजी लिमिटेड ₹20,000 ड्यू फ्रॉम वीटी लिमिटेड।
कह रहा है कि जो एमजी लिमिटेड के डेटर्स हैं उसमें 20,000 के डेटर्स ऐसे हैं जिसका पैसा उन्होंने वीटी लिमिटेड से लेना है। इसका मतलब वीटी लिमिटेड के क्रेडिटर्स में 20,000 के क्रेडिटर एटलीस्ट ऐसे हैं जिसका पैसा उन्होंने वीटी एमजी लिमिटेड को देना है। तो ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन मैंने तुम्हें बताया हुआ है, सिर्फ परचेसिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री होगी। हमें डेटर्स और क्रेडिटर्स को कम करना पड़ेगा। डेटर्स और क्रेडिटर्स को कम करने के लिए हमारी ये एंट्री हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? अब एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं हमें तुम्हें वही चीज बतानी है जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। अब इसमें पूछ क्या रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वीटी लिमिटेड। एक तो वीटी लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है और हमें प्रिपेयर करनी है स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन पेएबल बाय वी लिमिटेड, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन करके हमने बताना है और उसके अलावा हमने एंट्रीज बतानी है। तो कैसे करेंगे? वैसे तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर ही दिया है, नीचे भी क्वेश्चन सॉल्व है, लेकिन अब जैसा कि आपको मालूम है तो इसको प्रॉपर तरीके से मैं आपको करके दिखा दूं। तो इसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए आप भी अपने पेन पेंसिल्स नोट्स वगैरह निकाल लें ताकि हम इसको अच्छी तरह से फिर करें। इज इट क्लियर टू यू? तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या करा, क्वेश्चन नंबर है ये 8.1, सेक्शन 8 का 8.1 क्वेश्चन है, इससे हमने स्टार्ट करा। 8.1 को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 में, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, तो हमने यहां पर लिखा स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जो क्वेश्चन या एग्जामिनर पूछ रहा है वही आंसर सबने बेसिकली फर्निश करने हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, हालांकि वो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, ये तो आपको मालूम ही है कि जो पेमेंट है एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रही है। इक्विटी शेयर होल्डर्स, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल जो आपने देखी थी वो कितनी थी? 6 लाख की शेयर कैपिटल थी एमजी लिमिटेड की, और एक शेयर जो था 10 रुपए का था। जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो तब भी मैंने बताया था 6 लाख डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब उनके टोटल नंबर ऑफ शेयर 60,000 है। और नीचे अभी हम जब पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन में लिखा था कि परचेजिंग कंपनी जो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट देगी उनके हर 12 शेयर के लिए हम 16 शेयर दे रहे हैं। हर 12 शेयर के लिए 16 शेयर दे रहे हैं। अगर मैं इसको कंप्यूट करूं तो ये आ जाएगा आपका 80,000 शेयर्स। और क्वेश्चन में लिखा था कि परचेजिंग कंपनी जो पेमेंट करेगी 10 रुपए, अपने कंपनी जो अपने शेयर देगी 10 रुपए के हिसाब से देगी एट पार पर। तो इसका मतलब ये जो आपका अमाउंट आ गया ये 8 लाख का अमाउंट आ गया। इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को हम 8 लाख की पेमेंट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? और ये पेमेंट किस फॉर्म में करेंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इक्विटी शेयर्स में ये पेमेंट करी जा रही है, इसका मतलब ये हो गया। उसके अलावा जो एमजी लिमिटेड है उसके जो 10% प्रेफरेंस शेयर हैं, अगली पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हो रही है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर्स। अब टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उनकी 2 लाख की है। 2 लाख की जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, क्वेश्चन में लिखा था कि हम उनको 10% डिस्काउंट पर पे कर रहे हैं। तो पहले तो मैंने 10% डिस्काउंट इसमें से माइनस कर दिया। माइनस करने का मतलब 1,80,000, तो 1,80,000 की पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी। और पेमेंट करने के लिए क्वेश्चन में लिखा था कि परचेजिंग कंपनी अपनी कंपनी के 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देगी 100 रुपए वाले, यानी कि 1,800 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। अब इसका मैं टोटल कर दूं तो मेरा परचेज कंसीडरेशन तो 1 मिनट में आ गया 9,80,000। तो परचेज कंसीडरेशन बेटा आपका 9,80,000 है। हालांकि इस क्वेश्चन में डिवेंचर होल्डर को भी पेमेंट मिल रही है, उसका इंप्लीकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इजंट इट और नॉट? अब इस क्वेश्चन में उसने जो दूसरा पार्ट हमसे पूछा है, पार्ट नंबर 2, वो है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वीटी लिमिटेड। तो अब मुझे जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी इन द बुक्स ऑफ वीटी लिमिटेड में। जर्नल एंट्रीज करने के लिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वीटी लिमिटेड जो कि परचेसिंग कंपनी है। जाहिर है कि ये जो केस है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का केस है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का ये केस भी है। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वीटी लिमिटेड में जब हम करेंगे तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा, देखे यहां पर मैंने लिखा प्री अमालगमेटिंग इवेंट। मैंने बताया था ना कि कुछ इवेंट्स यहां हुए हैं या कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हुई हैं प्री अमालगमेटिंग,
इवेंट्स। तो पहले हम उसकी एंट्री कर लें। जैसा कि लिखा था कि दोनों कंपनी की जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैं वो 15% से ज्यादा पर वैल्यू हुई। तो इसका मतलब जो वीटी लिमिटेड है, वीटी लिमिटेड अमालगमेशन से पहले अपनी फ्री होल्ड अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को 15% से बढ़ाएगी। जब 15% से बढ़ाएगी तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी जब किसी एसेट को बढ़ाते हैं तो उसको डेबिट करेंगे। पहले तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और फिर हम लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, आर अकाउंट, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, एप्रिसिएशन इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंस शीट में हमने देखा था जहां तक परचेसिंग कंपनी है उनका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 14 लाख का था, और 15% से तब भी मैंने बताया था 2,10,000। तो इसका मतलब ये 2,10,000 से वैल्यू बढ़ गई। इस एंट्री के करने से क्या हुआ, यानी कि अमालगमेशन से पहले अब हम कह सकते हैं कि वीटी लिमिटेड की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 14 लाख प्लस 2,10,000 का हो गया, और उनके पास एक रीवैल्यूएशन रिजर्व भी आ गया। फिर जो क्वेश्चन में सेकंड इंफॉर्मेशन थी उसका ताल्लुक जो था वो बेसिकली वेंडर कंपनी के आइटम से था। हाँ, जो तीसरी ट्रांजैक्शन है कि दोनों कंपनी ने डिविडेंड भी पे करा, और अभी अभी मैंने तुम्हें डिविडेंड की एंट्री बताई थी, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तुम डायरेक्ट एंट्री लिख सकते हो। कई लोग रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी डिविडेंड, फिर इक्विटी डिविडेंड टू कैश लिखते हैं, तो नेट एंट्री यही बचेगी, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जो डिविडेंड पे हुआ है, मैंने तुम्हें बताया था डिविडेंड हमेशा शेयर कैपिटल पे होता है। शेयर कैपिटल 12 लाख की थी, और 12 लाख का 10% पहले आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। 10% आपने कंप्यूट करा तो इसका मतलब 1,20,000, यानी कि अमालगमेशन से पहले रिजर्व एंड सरप्लस परचेसिंग कंपनी का 1,20,000 से कम हो जाएगा, और कैश भी 1,20,000 से कम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, वेंडर कंपनी की बुक्स में मुझे एंट्री तो नहीं करनी, लेकिन जस्ट बताने के लिए, अमालगमेशन से पहले वेंडर कंपनी की बुक्स में भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो उनकी 5 लाख की थी वो 15% से बढ़ जाएगी, और उनका भी रिजर्व एंड सरप्लस 60,000 से कम होगा क्योंकि उन्होंने 60,000 का डिविडेंड पे करा है, और उनका कैश भी 60,000 से कम होगा। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने लिखा बी, पोस्ट अमालगमेशन इवेंट। पोस्ट अमालगमेशन इवेंट, पोस्ट अमालगमेशन इवेंट। अब पोस्ट अमालगमेशन इवेंट का मतलब वही है जो हम नॉर्मली करते हैं कि अमालगमेशन के बाद की जो एंट्रीज होती हैं। सबसे पहली एंट्री हम बेसिकली जो करते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस परचेज की करते हैं। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, हमने बिजनेस परचेज करा है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, और अभी अभी हमने परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करा था 9,80,000 का। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर अकाउंट, या लिक्विडेटर ऑफ एमजी लिमिटेड अगर लिखना चाहते हो तो, नहीं तो लिक्विडेटर लिख सकते हो, टू लिक्विडेटर अकाउंट, या लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी भी लिख सकते हो। करेक्ट? एक तो ये एंट्री आपकी होगी, सबसे पहली एंट्री परचेजिंग कंपनी की बुक्स में, जहां तक पोस्ट अमालगमेशन इवेंट का सवाल है। उसके अलावा फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। अब इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि हम कौन से एसेट ले रहे हैं और कौन सी लायबिलिटी ले रहे हैं। जब लिखा नहीं होता है तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, इसका मतलब है कि फिर हम सारे एसेट और लायबिलिटी ले रहे हैं। तो अब मुझे आपको यहां ध्यान रखना होगा, अब आप परचेसिंग कंपनी हो, वेंडर कंपनी के आप एसेट और लायबिलिटी ले रहे हो। वेंडर कंपनी का जो एसेट है, एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, बताओ आपने कितने पर लिया होगा, क्योंकि बैलेंस शीट में तो ये 5 लाख पर लिखा हुआ है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए अमालगमेशन से पहले वेंडर कंपनी ने भी अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को 15% से बढ़ा दिया होगा ना। तो इसका मतलब अमालगमेशन के वक्त जब आपने उनको टेक ओवर करा तो तब उनकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका मतलब 5,75,000 की थी, इसलिए आप 5,75,000 पर लेंगे। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स, हालांकि इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है, वेंडर कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,60,000 की है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट को मैं 1,60,000 पर ही लूंगा। इज इट क्लियर टू यू? 1,60,000 पर मैंने इन्वेस्टमेंट को लिखा। उसके अलावा अगला आइटम जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो इन्वेंट्रीज है, लेकिन अमालगमेशन के वक्त इन्वेंट्रीज जो है वो कितने की है। अब आपको यह मालूम होना चाहिए
क्योंकि इन्वेंट्रीज बैलेंस शीट के अंदर 6,40,000 की गिवन है जहां तक एमजी लिमिटेड का सवाल है, करेक्ट। और क्वेश्चन में लिखा था कि 5% लेस पर इसको लिया गया है, तो 6,40,000 में से 5% में माइनस कर दूंगा तो आउटर कॉलम में मैं लिखूंगा 6,08,000। 32,000 माइनस करने के बाद 6,08,000 पर हमने इसको लिया है। इसी तरह से जो डेटर्स हैं, आपको याद होगा डेटर्स के बारे में। डेटर्स मैंने एक तो फिगर ठीक कराई थी, वो ठीक कर लेना। 3,60,000 के डेटर्स हैं और उनको 5% लेस पर लिया गया है, यानी कि 18,000 लेस पर लिया है। तो 360 में से 18 अगर मैं माइनस कर दूं, डेटर्स हैं कितने के? डेटर्स 5% कितना आ जाएगा जी ये? अच्छा 36, 18, 342 आएगा क्या? तो 3,42,000। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आइटम जो दिया हुआ है वो बिल्स रिसेवेबल दिया हुआ है। बिल्स रिसेवेबल में बेटे किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, तो बिल्स रिसेवेबल आपका 40,000 ही नजर आएगा। बिल्स रिसेवेबल के बाद उनका कैश एंड बैंक है। अब यहां पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने यहां पर आपको बताया कि वेंडर कंपनी ने भी डिविडेंड पे करा होगा। अब जब वेंडर कंपनी ने डिविडेंड पे करा होगा, वेंडर कंपनी का कैश भी तो डिविडेंड की पेमेंट से कम हो गया होगा। वेंडर कंपनी ने डिविडेंड 60,000 का पे करा है, क्योंकि अमालगमेशन से पहले पे करा है ना, तो इसका मतलब अमालगमेशन के वक्त कैश अकाउंट में 20,000 का बैलेंस है, तो 20,000 बेटे आप लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर 212 जो लायबिलिटीज आपने ली हैं, 212% डिवेंचर, मैंने आपको बताया था कि 12% डिवेंचर्स को जो आपने लिया है, 3 लाख के उनके डिवेंचर्स थे और उनको आप 8% प्रीमियम पर पे कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हो गया कि आप उनको 3,24,000 पर ले रहे हैं। क्लियर? उसके अलावा दो और लायबिलिटीज थी, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर है 2,50,000 के, तो 2,50,000 आप लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अलावा बिल्स पेबल हैं, तो बिल्स पेबल 50,000 के थे, वो भी आपने लिखना है। और उसके अलावा फिर टू बिजनेस परचेस। बेटा अगर आप अपने सॉल्यूशन को नोट कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं और सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो सॉल्यूशन में ना ये फिगर ठीक कर लेना, ये फिगर गलत लिखी हुई है, ये 9,80,000 है। कुछ मिसप्रिंट हो जाते हैं, कितना भी ख्याल करें, तो 9,80,000। उसके अलावा फिर हम इसको बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने के बाद जो भी फिगर हमारे पास आ जाएगी, अगर इस तरफ आएगी तो कैपिटल रिजर्व और ऊपर आएगी तो गुडविल आएगी। देखिए कौन आंसर पहले देता है फटाफट। कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है? इतनी जल्दी कैसे कर लिया? 161, तो 1,61,000 बताया गया, तो 1,61,000 का अमाउंट मैं यहां पर लिख देता हूं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इस एंट्री को करने के बाद अब जाहिर है कि हमने एसेट और लायबिलिटी को टेक ओवर कर लिया। उसके बाद तीसरी एंट्री अब हम क्या करेंगे? थर्ड एंट्री। इस क्वेश्चन में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, अच्छा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस से पहले लिक्विडेटर को हम पे कर देते हैं, तो लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट। लिक्विडेटर को बेटे हमने कितना अमाउंट पे करना है? 9,80,000 में हमने बिजनेस खरीदा था और लिक्विडेटर को हमने क्रेडिट करा था फर्स्ट एंट्री में 9,80,000। तो 9,80,000 की पेमेंट करने के लिए हमने इक्विटी शेयर कैपिटल दिए हैं 8 लाख के। ये ठीक कर लेना अपनी सॉल्यूशन एंट्री में, अगर वहां पर फिगर कुछ और लिखी है तो। और उसके अलावा हमने 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे करी है 1,80,000। तो इस तरीके से लिक्विडेटर को पे करने की एंट्री हो जाएगी। लिक्विडेटर को पे करने के बाद अब हमने डिवेंचर को भी पे करना है। देखो इनके जो डिवेंचर है ना, इनको हम पे कर रहे हैं। इनफैक्ट डिवेंचर को हम पे कर रहे हैं, इसीलिए हम मान के चल रहे हैं कि डिवेंचर को हम ले रहे हैं। तो डिवेंचर को जब मैं पे करूंगा तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? डिवेंचर्स ऑफ एमजी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। एमजी लिमिटेड के जो डिवेंचर्स हैं उनको हमने कितने पर लिया? पहले तो मैं ये लिखूंगा 3,24,000, और उनको हमने पे करने के लिए अपनी कंपनी के 12% डिवेंचर इश्यू करे हैं। 12% डिवेंचर्स ऑफ वीटी लिमिटेड परचेजिंग कंपनी के। कितने डिवेंचर इश्यू करे वो मैंने आपको अभी बताया था,
तो हमने 3600 डिवेंचर इशू करे हैं 100 रुपए वाले, डेट इज 3,60,000। और परचेजिंग कंपनी ने अपने डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू करे हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो 3,60,000 का 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन थी। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मैंने कहा परचेजिंग कंपनी बेयर करेगी। ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का केस है। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में अगर परचेजिंग कंपनी एक्सपेंसेस बेयर करेगी तो हम या तो गुडविल को डेबिट करेंगे या कैपिटल रिजर्व को। इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व है, तो बेटा आप कैपिटल रिजर्व को डेबिट करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब कैपिटल रिजर्व तो कितना है उसको छोड़ो, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 60,000 के, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये एंट्री लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की हो जाएगी। उसके अलावा क्वेश्चन में एक चीज और है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन थी डेटर्स की और क्रेडिटर्स की। इज इट क्लियर टू यू? तो एंट्री करनी पड़ेगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स को भी कम करना पड़ेगा, डेटर और क्रेडिटर्स को भी कम करना पड़ेगा। 20,000 से ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन थी, तो 20,000 से हमने इसको कम कर दिया। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन का बेटे सॉल्यूशन जो होगा वो इस तरीके से करा जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने कहा ये जहां जहां मैंने रेड पेन से लिखा है ना अपने सॉल्यूशन में बेटे उसको ठीक कर लेना। खासतौर से जो ये सॉल्यूशन में एंट्री जो लिक्विडेटर को पे करने की एंट्री है जो मैंने रेड पेन से लिखी है 9,80,000, 8 लाख और 180 कर लेना। और ये बिजनेस ये जो आपने बिजनेस परचेज का अमाउंट है ये 9,80,000 कर लेना, अगर कुछ और फिगर लिखी है तो। लीजिए जी, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8.2 की तरफ आते हैं। 8.2 थोड़ा टफ क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। 8.2 15 मार्क का क्वेश्चन है, 2020 नवंबर का क्वेश्चन है। कहता है इसमें हाई लिमिटेड एंड लो लिमिटेड वर अमालगमेटेड ऑन एंड फ्रॉम 1/4/2023। पिछले क्वेश्चन में तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही थी। इस क्वेश्चन में कह रहा है हाई लिमिटेड और लो लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, एक हाई लिमिटेड नाम की कंपनी है, एक लो लिमिटेड नाम की कंपनी है, ये दोनों आपस में मिल गई और मिल करके इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम लिटिल लिमिटेड रखा है। लिटिल लिमिटेड नाम की कंपनी बन गई। इनडायरेक्टली इसका मतलब होता है जैसा कि मैंने बताया कि लिटिल लिमिटेड ने अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से हम ऐसे बोलेंगे कि लिटिल लिमिटेड ने एच लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया और लिटिल लिमिटेड ने लो लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। हालांकि ये दोनों कंपनी खुद मिलकर के एक नई कंपनी बना रही हैं, लेकिन मैंने कहा समझने के लिए हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि ये परचेजिंग कंपनी है लिटिल लिमिटेड और अब ये दोनों वेंडर कंपनी है, क्योंकि इन दोनों कंपनी को एक तरीके से लिटिल लिमिटेड जो है वो टेक ओवर कर रही है। अब जो हाई लिमिटेड है और जो लो लिमिटेड है, अब एक तो फिगर्स बड़े बहुत ही ज्यादा अमाउंट दिया हुआ है, लैक्स में फिगर्स हैं। पहले तो इक्विटी शेयर जो है वो 1,000 लैक्स है, 1,000 लैक्स, यानी कि जो 1,000 लिखा है इसके आगे मुझे 5 जीरो और लिखने पड़ेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1,000 लैक्स की है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इक्विटी शेयर 1,000 लैक्स की है, 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर है। अगर मैं 1,000 को 100 से डिवाइड कर दूं तो हम कह सकते हैं कि हाई लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो 10 लाख हैं। ये कहा जा सकता है कि इनके 10 लाख शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर। इसी तरह से लो लिमिटेड नाम की कंपनी जो है 850 है, ये 850 लैक्स है। वैसे इसका मतलब इनके शेयर कैपिटल 850 लैक्स की है। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो हम कह सकते हैं कि लो लिमिटेड के 8.5 लाख शेयर्स है, ये कहा जा सकता है। और 14% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 320 लैक्स के हैं। अब 320 लैक्स हैं, 320 को मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 3.20 लैक्स। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर हाई लिमिटेड के तो 3.20 हैं और इनके जो नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 175 डिवाइडेड बाय 100, 1.75 लाख शेयर्स हैं। समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं। रीवैल्यूएशन रिजर्व में 225 लैक्स हैं, 110 लैक्स हैं। उसके अलावा जनरल रिजर्व है 360 लाख का, 240 लैक्स का। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 80 लैक्स का है, 40 लैक्स का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 85 का है, 82 का है। अब की बार लिटिल लिमिटेड इन दोनों कंपनी को टेक ओवर कर रही है।
मैं कई बार कह चुका हूं कि परचेजिंग कंपनी जो वेंडर कंपनी है उनके शेयर कैपिटल को और उनके रिजर्व एंड सरप्लस को हम टेक ओवर नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? केवल हम उनके एसेट्स और लायबिलिटीज को ही टेक ओवर कर सकते हैं। अब डिवेंचर 13% डिवेंचर है, 100 लाख के डिवेंचर्स हैं और इसके 56 लाख के डिवेंचर्स हैं। उसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट्स के रूप में 56 लाख दिया हुआ है, इसका कोई पब्लिक डिपॉजिट नहीं है। उसके अलावा ट्रेड पेबल्स, करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल्स और उसके अंदर सन्ड्री क्रेडिटर 65 लाख और 35 लाख है। बिल्स पेबल में आप देख रहे हो 20 लाख हैं, लेकिन ये सिर्फ हाई लिमिटेड के कॉलम में लिखा है, लो लिमिटेड के कॉलम में कुछ नहीं लिखा हुआ है। उसके अलावा फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जहां तक सवाल है, एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है टेंजिबल के अंदर, इनकी 670 की है, इनकी 385 लैक्स, ऑफ कोर्स 385 लैक्स एंड 670 लैक्स, 475 लैक्स, 355 लैक्स, इन्वेस्टमेंट 95 लाख, 80 लैक्स। उसके अलावा स्टॉक 415 लैक्स, 389 लाख, डेटर्स 322 लैक्स एंड 213 लैक्स। बेटा यहां एक स्लाइट मिस्टेक है। मिस्टेक तो क्या है, ओमिजन है। डेटर्स के नीचे ना एक बिल्स रिसेबल लिख लेना, और बिल्स रिसेबल का अमाउंट 35 लैक्स है, करेक्ट। इनका कोई बिल्स रिसेबल नहीं है, ये ठीक कर लेना अपने नोट्स में। और उसके अलावा कैश एंड बैंक जो है 303 लाख एंड 166 लैक्स है। अच्छा, जो भी मैंने रेड पेन से जहां भी लिखा है, अगर वो चीज आपके नोट्स में नहीं लिखी है तो वो ठीक कर लेना। अब जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में कहता है 13% डिवेंचर्स, 13% डिवेंचर होल्डर्स ऑफ हाई लिमिटेड एंड लो लिमिटेड are discharged by Little Limited by issuing such number of 15% debentures of 100 each so as to maintain the same amount of interest। क्या मतलब निकला इस पर्टिकुलर लाइन का? इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब समझने के लिए पहले तो ये बताओ कि इनके जो डिवेंचर्स हैं, इनके 100 के हैं, इनका 56 का है और 13% के हिसाब से है। सपोज आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को हाई लिमिटेड नाम की कंपनी मान लो, आप हाई लिमिटेड नाम की कंपनी है, और जैसा कि मैंने कहा कि आपके डिवेंचर्स जो हैं वो 100 लैक्स के हैं, 100 लैक्स के आपके डिवेंचर्स हैं, करेक्ट, और 13% डिवेंचर है। तो इसका मतलब अभी जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? सपोज सारे डिवेंचर आपके हाथ में हैं, तो 13, ऑफ कोर्स 13% ऑफ 100 विल बी इक्वल टू 13, यानी कि प्रेजेंट इंटरेस्ट आपको 13 रुपीज का मिल रहा है। प्रेजेंट इंटरेस्ट 13% के हिसाब से 100 लाख के डिवेंचर पे 13 का मिल रहा है। अब परचेसिंग कंपनी क्या कह रही है, ध्यान से सुने। परचेसिंग कंपनी कह रही है एच लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर्स को, परचेसिंग कंपनी लिटिल लिमिटेड है, वो एच को भी ले रही है, लो लिमिटेड को भी टेक ओवर कर रही है। तो एच लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर्स को क्या कहा गया है कि भाई हम आपको अब 15% डिवेंचर देंगे। आपके 13% डिवेंचर हैं, लेकिन हम आपको 15% डिवेंचर देंगे। कितने डिवेंचर देंगे ये नहीं बताया गया। हम आपको 15% डिवेंचर देंगे, कितनी वैल्यू के डिवेंचर देंगे ये तो नहीं बताया, लेकिन ये बताया गया है कि जो हम डिवेंचर आपको देंगे और उस पे आप 15% के हिसाब से इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे तो वो आपका प्रेजेंट इंटरेस्ट के बराबर ही आएगा, यानी कि 13 के बराबर ही आएगा। वो क्या कह रहा है कि परचेसिंग कंपनी ने हाई लिमिटेड और लो लिमिटेड के जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, जो कि 13% डिवेंचर होल्डर हैं, उनको अपनी कंपनी के 15% डिवेंचर दिए, लेकिन 15% डिवेंचर इतनी वैल्यू के दिए कि आपका इंटरेस्ट जो है अभी भी वही रहेगा जो आपको अपने प्रेजेंट डिवेंचर्स पे मिल रहा था। तो एच लिमिटेड को अभी 13 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा था। तो अब मैं पता कर सकता हूं कि मैंने कितनी वैल्यू के डिवेंचर 15% वाले इशू करे होंगे। 15% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 13। तो मैं ये डिवेंचर की वैल्यू निकाल सकता हूं, दैट इज 100 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 15 कर करके। तो ये जो भी आ जाएगा समथिंग नियर अबाउट 86.67, एक मिनट मुझे करना पड़ेगा, दैट इज 100 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 15, तो 86.67 ही आ रहा है। तो 86.67 लाख के डिवेंचर हम आपको इश्यू कर रहे हैं। इसका मतलब परचेसिंग कंपनी ने हाई लिमिटेड के जो 100 लाख रुपए के डिवेंचर थे उनको 86.67 लाख के डिवेंचर इशू करे, लेकिन 15% डिवेंचर इशू करे।
अगर आप 15% 86.67 का कंप्यूट करेंगे तो वो 13 के करीब ही आएगा, यानी कि आपका इंटरेस्ट अभी भी सेम है। इसी तरह से जो लो लिमिटेड नाम की कंपनी है, अब लो लिमिटेड के जो डिवेंचर्स हैं वो 56 लाख के क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले तो आप ये देखो कि आपकी इनकम 13% के हिसाब से कितनी आ रही है 56 लाख के डिवेंचर्स पे। अगर मैं 56 का 13% कंप्यूट करूं तो ये आ रहा है 7.28, यानी कि जो लो लिमिटेड हैं उनके डिवेंचर होल्डर्स को प्रेजेंटली 13% के हिसाब से 7.28 का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब परचेजिंग कंपनी इनको 15% डिवेंचर देगी, लेकिन 15% डिवेंचर किस वैल्यू के देगी यह अभी हमें पता नहीं है, लेकिन जितने भी वैल्यू के डिवेंचर होंगे इंटरेस्ट आपको उतना ही मिलेगा जितना प्रेजेंटली मिल रहा था। ये इस लाइन का मतलब है 13% डिवेंचर होल्डर्स ऑफ हाई एंड लो लिमिटेड आर डिस्चार्ज्ड बाय लिटिल लिमिटेड by issuing such number of its 15% debentures of 100 each so as to maintain the same amount of interest. तो इसी तरीके से अब आप डिवेंचर की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 7.28 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 कर करके अगर आप ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7.28 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज इक्वल टू 48.53। तो 48.53 वर्थ रुपीस के डिवेंचर इसका मतलब इश्यू करे जाएंगे। इनडायरेक्टली इस कहानी का यह भी मतलब हो गया कि लिटिल लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसने एच लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर्स को 86.67 पे लिया, क्योंकि आपके 100 लाख के डिवेंचर थे, अब हम आपको 86.67 के डिवेंचर देंगे, तो इसका मतलब आपके डिवेंचर को हम इतने पर ले रहे हैं। और लो लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर्स को इसका मतलब हमने 48.53 पर लिया। इनडायरेक्टली इसका मतलब यह है, हाँ ये जो डिवेंचर हम आपको इश्यू करेंगे इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकिन 15% होगा। ये इस पूरी कहानी का मतलब निकला। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है पॉइंट नंबर 2 में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द टू कंपनीज। अब दोनों कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं आर इश्यूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ लिटिल लिमिटेड एट ए प्राइस ऑफ 125 पर शेयर, फेस वैल्यू इज 100। दोनों कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया, हाई लिमिटेड के जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 320 लाख की है और एक शेयर 100 रुपए का है, तो 3.2 लाख इनके नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैं और 175 डिवाइडेड बाय 100 अगर मैं कर दूं तो 1.75 लाख इसके नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैं। तो वो क्या कह रहा है कि परचेजिंग कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैसे पेमेंट कर रही है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर दे रही है। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप एच लिमिटेड हैं और लो लिमिटेड है। अभी अभी हमने देखा कि आपके नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो हैं 3.20 के हैं और इनके 1.75 के। तो अभी जो है 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जहां तक नंबर का सवाल है, इनके तो 1.75 के थे और इनका मैं फिर भूल गया इतनी देर में, तो और 3.20 आपके थे। एच लिमिटेड के नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इतने और इसके नंबर ऑफ शेयर इतने हैं। तो वो क्या कह रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो दोनों कंपनी के हैं, याद रखें कि लिटिल लिमिटेड दो कंपनी को टेक ओवर कर रही है, तो दोनों को परचेज कंसिडरेशन देना पड़ेगा ना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को परचेज कंसिडरेशन कैसे दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि दोनों कंपनी के जितने भी नंबर ऑफ शेयर हैं उनको परचेजिंग कंपनी अपनी कंपनी के 15% प्रेफरेंस शेयर देगी, यानी कि 15% प्रेफरेंस शेयर एच लिमिटेड को 3.20 के मिलेंगे, लो लिमिटेड को 1.75 प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर देना है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द टू कंपनीज आर इश्यूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर, लेकिन ये जो शेयर दिए जाएंगे 125 के हिसाब से दिए जाएंगे इंटू 1.25। इज इट क्लियर टू यू? तो 3.20 और 1.75 इंटू 1.25 मैं कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि परचेज कंसिडरेशन को कितनी कितनी पेमेंट मिल रही है। समझ में आया? अभी मैं करके दिखाऊंगा, मैं वैसे आपको बता रहा हूं अगर आप में से कोई खुद करने में इंटरेस्टेड है। फिर कहता है लिटिल लिमिटेड विल इश्यू 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ हाई लिमिटेड। अब जब हम पढ़ रहे, ये तो पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल रही थी, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स की बारी आ गई। अब जहां तक इक्विटी शेयर होल्डर जो एच लिमिटेड के और लो लिमिटेड के हैं,
अब वो पहले तो क्या कह रहा है कि लिटिल लिमिटेड जो है एच लिमिटेड के जितने भी शेयर्स हैं उनको 4 इक्विटी शेयर इशू करेगी। फॉर ईच शेयर, हर एक के लिए 4 शेयर इशू करे जाएंगे। लिटिल लिमिटेड विल इशू 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर्स of high limited and 3 equity share for each equity share of low limited। लेकिन जो लो लिमिटेड है उसके हर एक इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हम 3 शेयर देंगे। आगे उसने ये भी लिखा कि शेयर्स आर इश्यूड एट ₹35। शेयर्स जो इशू करे जाएंगे वो 35 के हिसाब से इशू करे जाएंगे, हालांकि उनकी फेस वैल्यू जो है वो 10 है। तो ये इस क्वेश्चन की कहानी है अभी तक। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और इक्विटी शेयर होल्डर को जो पेमेंट आएगी तो वो उसका टोटल परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। अब कहता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more years। मैंने तुम्हें बताया था कि परचेसिंग कंपनी जो है वेंडर कंपनी के किसी भी रिजर्व्स को नहीं ले सकती है, ना इन रिवैल्यूएशन रिजर्व को, ना जनरल रिजर्व को, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि ये दोनों वेंडर कंपनी है। जब ये अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करेंगी, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है, तो उनकी बुक्स में ये जो शेयर्स हैं उनके शेयर होल्डर्स में जाकर के ऑलरेडी क्लोज हो जाएंगे, तो उनको तो हम ले ही नहीं सकते ना। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है उसको 4 साल तक और मेंटेन करना है। टेक्निकली हम इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को भी ले नहीं रहे हैं, अब ये रिजर्व हमें अपनी तरफ से क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो परचेजिंग कंपनी अपनी बुक्स में बाद में एक एंट्री करेगी, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इनका 80, इनका 40 यानी कि 120 हमें एक ये एंट्री करनी पड़ती। इज इट क्लियर टू यू? तो इसकी एंट्री परचेजिंग कंपनी की बुक्स में होगी। अच्छा जी, फिर क्या कहता है? कहता है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ लिटिल लिमिटेड ऑन 1/4/2023 आफ्टर अमालगमेशन हैज बीन कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अब ये क्वेश्चन है कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज मानते हुए इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाहिर है कि लॉन्ग क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने सॉल्व करा हुआ है, लेकिन फिर भी जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी आदत है, अब मैं क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करूं। पहले तो मैं, ये क्या है, लगता है ये क्वेश्चन कुछ पहले से सॉल्व हुआ है क्या, लेकिन मजा नहीं है अगर पहले से सॉल्व हुआ है। किसी और क्लास में सॉल्व करा होगा। मैं पहले इसको मिटा देता हूं, मैं फुल फ्लेड्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। लीजिए जी, इसको पहले मैंने मिटा दिया, सारा ही मैंने मिटा दिया। अरे ये तो पूरा ही सॉल्व करा गया क्वेश्चन है, किसी दूसरी क्लास में करा होगा। लीजिए जी, तो पहले तो मैंने ये पूरा जो इससे पहले लिखा हुआ था उसको मिटा दिया, और अब मैं ये 8.2 करता हूं। मैंने पहले कहा कि ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन भी है। 8.2, तो 8.2 को थोड़ा अच्छी तरह समझने के लिए 8.2 पहले तो मैंने लिखा और फिर इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा। जाहिर है कि हमारी पहली कोशिश होगी परचेज कंसिडरेशन को हम कंप्यूट कर लें। तो परचेज कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ये हमारा पहला स्टेप है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन हम कंप्यूट करेंगे, लेकिन जो फिगर्स हैं वो लैक्स में, रुपीज इन लैक्स, सारी फिगर लैक्स में। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, पहले तो अब जो प्रेफरेंस प्रॉब्लम ये है कि एक इस क्वेश्चन में एच लिमिटेड है, एक यानी कि हाई लिमिटेड, क्योंकि जो लिटिल लिमिटेड है वो 2 कंपनी को टेक ओवर कर रही है, तो इन दोनों कंपनियों को कितना परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा, दैट वी विल हैव टू कंप्यूट। इज इट और नॉट? तो सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे, मैंने यहां पर लिखा ए, इसके अंदर भी मैंने पहले लिखा पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेमेंट्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितनी पेमेंट मिलेगी? सबसे पहले तो आपको पता लग गया कि जो हाई लिमिटेड नाम की कंपनी है उसके जो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैं वो 3.20 है। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर
नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 3.20 lakhs के हैं, ये हमने देखा था, करेक्ट। बैलेंस शीट में बल्कि आप देख भी रहे हैं 3.2 लाख इनके टोटल शेयर्स हैं। अब परचेजिंग कंपनी इनको 3.20 रुपीज ही देगी, लेकिन क्योंकि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर देंगी, लेकिन हम किस रेट के हिसाब से देंगे। क्वेश्चन में लिखा था कि परचेजिंग कंपनी इनको जो पेमेंट करेगी वो 125 के हिसाब से पेमेंट करेगी। तो 3.20 इंटू 1.25 मुझे करना पड़ेगा। पहले तो 3.20 इंटू 1.25, तो ये आ रहा है 4 lakhs। इज इट क्लियर टू यू? तो 3.20 इंटू 125, तो दिस इज इक्वल टू, अब ये जो है पॉइंट आपको समझना यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो इनके हमें गिवन थे परचेजिंग कंपनी के 320 lakhs थे, करेक्ट। 320 lakhs इनकी वैल्यू थी, 320 lakhs लिखा हुआ है, उसको मैंने डिवाइड करा था 100 से, तो 3.2 लाख आ गया। 3.2 लाख नंबर ऑफ शेयर हैं, इनको जो पेमेंट मिल रही है 1.25 के हिसाब से मिल रही है। तो 3.25 इंटू 135, सॉरी 135 नहीं 125 है, एक सेकंड में क्लियर कर लूं, तो इंटू 125, तो डेट इज इक्वल टू 400 आ रहा है। मेरे को यही लग रहा था कि ये इतनी कम पेमेंट कैसे आ रही है, तो अब ये ठीक है 400, तो 400 lakhs, तो इसका मतलब ये हो गया। अब जो लो लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, ये तो हाई लिमिटेड की बात चल रही थी, अब लो लिमिटेड। बस इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि दो कंपनी है, तो लो लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, फटाफट आप मुझे बताएं। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ लो लिमिटेड, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ लो लिमिटेड, बेटा हमने देखा कि 1.75 के थे, करेक्ट, 1.75, तो 1.75 के हैं, और इनको भी पेमेंट जो करी जा रही है 125 के हिसाब से करी जा रही है। तो लो लिमिटेड के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इनको कितनी पेमेंट होगी, 1.75 इंटू 125, डेट इज इक्वल टू 218.75, तो 218.75 की पेमेंट इनको होगी। इज इट क्लियर टू यू? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके अलावा ये तो पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। अब हमने पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर भी नोट कर ली। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, अब इक्विटी शेयर होल्डर को कितनी पेमेंट मिलेगी, इसके लिए भी मुझे क्या करना होगा। पहले तो मैं ये देखूंगा कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, जो कि हमने देख ही लिया है। देख क्या रहे हैं, हमारे सामने बैलेंस शीट नजर भी आ रही है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को पहले आप ध्यान में रखना है, बस ये चीज है। तो पहले हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखेंगे। हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जबकि मैंने उस वक्त आपको बताया भी था, मैं एक बार फिर बैलेंस शीट आपके सामने कर देता हूं। तो बैलेंस शीट में देखो यहां पर बेटे 1000 लिखा हुआ है, 1000 lakhs है। मैंने बताया था एक शेयर जो है 100 रुपए का है, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ शेयर इसके 10 लाख निकलेंगे और इसके 8.50 निकलेंगे। इजंट इट और नॉट? यही पोजीशन है। तो इक्विटी शेयर जो है 10 lakhs है, तो 10 lakhs शेयर है, नंबर ऑफ शेयर 10 लाख है, 10 लाख शेयर है, 10 लाख शेयर। अब 10 लाख शेयर्स को 10 लाख शेयर्स, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि परचेजिंग कंपनी जहां तक हाई लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर्स हैं, जो हाई लिमिटेड के इक्विटी शेयर हैं, हर एक को 4 शेयर दे रही थी, हर एक को 4 शेयर दे रही थी, और जो शेयर्स दिए जा रहे थे वो 35 रुपीज के हिसाब से दिए जा रहे हैं। तो 10 लाख इंटू 4, इसका मतलब 40 लाख शेयर दिए जा रहे हैं, तो और 35 के हिसाब से, तो 40 लाख इंटू 35 मैंने कर दिया, डेट इज 1400 लैक्स। तो 1400 लैक्स की पेमेंट जो है वो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रही है जो कि हाई लिमिटेड के हैं। अब लो लिमिटेड का जहां तक सवाल है, हमने अभी अभी देखा कि लो लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो हैं वो 8.50 है, 850 डिवाइडेड बाय 100, 8.50 नंबर ऑफ शेयर्स। तो 8.5 लाख, 8.5 लाख शेयर्स
लेकिन लो लिमिटेड को जो पेमेंट दी जा रही है, क्वेश्चन में लिखा था कि परचेसिंग कंपनी हर एक को 3 शेयर दे रही है, हर एक को 3 शेयर दे रही है। ऑफ कोर्स शेयर्स की जो पेमेंट है वो 35 के हिसाब से हो रही है। तो 8.50, हर एक को 3 शेयर दिए जा रहे हैं, इसका मतलब 25.5, इसका मतलब 25,50,000 शेयर दिए जा रहे हैं इंटू 3 के हिसाब से। और 8.50 इंटू 3 इंटू 35 के हिसाब से, तो ये आ रहा है आपका 892.50, 892.50। इतनी पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रही है जहां तक लो लिमिटेड का सवाल है। तो इस क्वेश्चन में पहले तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना होगा। इज इट क्लियर टू यू कैसे हमने कैलकुलेट करना है? तो ये चीज कंप्यूट करने के बाद अब हम इस पोजीशन में हैं कि हमें पता लग गया कि परचेज कंसिडरेशन कितना है। इस क्वेश्चन में मैंने कहा मेन पॉइंट ये है। अब परचेज कंसिडरेशन तो तुम्हें पता लग गया, जो हाई लिमिटेड है उनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतनी पेमेंट मिल रही है और उनके इक्विटी शेयर होल्डर को इतनी पेमेंट मिल रही है, तो इसको तुम टोटल कर दोगे तो टोटल तुमने करा तो 1800 ये आ जाएगा। तो 1800 लैक्स टोटल परचेज कंसिडरेशन जहां तक हाई लिमिटेड का सवाल है। लो लिमिटेड को जब हम करेंगे तो 111 फिर 1.25, तो 1111.25 लैक्स जहां तक परचेज कंसिडरेशन का सवाल है, मैं इसकी बात बता रहा हूं। तो इस तरह परचेज कंसिडरेशन को कंप्यूट करने के बाद अब आपने अगला क्या स्टेप करना है। देखो बेटे, इस क्वेश्चन में एंट्रीज के लिए नहीं बोला है उसने, इस क्वेश्चन में तुम्हें बैलेंस शीट तो बनानी है। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए जनरली तुम परचेसिंग कंपनी की बुक्स में क्या करते हो, एंट्री करते हो। एंट्री क्यों करते हो? कि उनके जितने भी एसेट टेकन ओवर, लायबिलिटी टेकन ओवर, करेक्ट, और उनका डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व आप निकालते हो। तो वही चीज हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडर स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या करा, कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स एंड गुडविल और कैपिटल रिजर्व। देखो बेटे, होता क्या है, जब हम एंट्री करते हैं सारे एसेट टू लायबिलिटी लिखते हैं, यानी कि नेट एसेट लिखते हैं, फिर हम उसको टू बिजनेस परचेज से कंपेयर करते हैं। जो डिफरेंस आता है वही तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व होता है। तो यहां भी मैं दोनों कंपनी के अब नेट एसेट्स कंप्यूट कर लूंगा और मेरे पास अब परचेज कंसिडरेशन है, उससे कंपेयर करके हमें पता लग जाएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व कितना होगा। तो ये करने के लिए एक कॉलम में मैंने हाई लिमिटेड लिखा और एक कॉलम में हमने लो लिमिटेड लिखा। हाई लिमिटेड, लो लिमिटेड। अब ध्यान से जितने भी एसेट्स हैं उनके नोट करो। हालांकि रिवाइज्ड वैल्यू कोई है नहीं तो तुम्हें नोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 670 लैक्स, 385 लैक्स, ध्यान से नोट करना है, बस यही आपको ध्यान रखना है। प्लांट एंड मशीनरी 475 है इनकी, और इनकी जो है 355 लाख है। और इनफैक्ट जब मैं बाद में बैलेंस शीट भी बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, परचेजिंग कंपनी ने इनकी लैंड और बिल्डिंग को इतने पे लिया, लो को इतने पे लिया, इनका एडिशन कर करके बस मैं लैंड एंड बिल्डिंग के आगे लिख दूंगा। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, इन्वेस्टमेंट्स, अब जहां तक इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है 95 एंड 80, 95 एंड 80 इन्वेस्टमेंट के बाद फिर इन्वेंट्री क्वेश्चन में मौजूद है, तो इन्वेंट्री की फिगर भी आपने लिखी। इन्वेंट्री कितनी दी हुई है, 415 है और 389 है, 389। इज इट क्लियर? इन्वेंट्री के बाद फिर ट्रेड रिसेवेबल क्वेश्चन में दिए हुए हैं 322। ट्रेड रिसेवेबल के अंदर इनफैक्ट डेटर्स दिए हुए हैं। पहले तो ट्रेड रिसेवेबल के अंदर डेटर्स 322 एंड 213, और उसके अलावा बिल्स रिसेवेबल भी हैं 35 के, तो 35, और इस कंपनी के कोई बिल्स रिसेवेबल नहीं है। फिर कैश एंड बैंक है, तो कैश एंड बैंक का जहां तक सवाल है 303 एंड 166। अब सबसे पहले तो आप इन एसेट्स का टोटल कर लें, देखें कौन फटाफट हमें बताता है। लिख रहे हो? कोई बात नहीं, टोटल करके मुझे बता दो कितना। 2316, चलो जी 2316 बताया गया।
हाँ इसका 1588, तो 1588। उसके अलावा अब हम इसमें से माइनस करेंगे लेस करेंगे जो भी लायबिलिटीज हैं। एक तो हमने डिवेंचर्स को जब यहां लिखना है तो ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा था, डिवेंचर्स को ये माना जाएगा कि हमने 86.67 पे लिया है, जो मैं आपको उस वक्त बताने की कोशिश कर रहा था, जो यहां पर आपकी वर्किंग में नजर भी आ रहा है। जो उनके 13% डिवेंचर है उनको परचेसिंग कंपनी जो है, जो हाई लिमिटेड के डिवेंचर 100 लाख के हैं, उनको हम अपनी कंपनी के 86.67 के डिवेंचर दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपके डिवेंचर को हमने इतने पर लिया। इसी तरीके से इनके 56 लाख के डिवेंचर्स थे, लेकिन इनको हमने लिया था 48.53 पर। उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में पब्लिक डिपॉजिट्स या अनसिक्योर्ड लोन के रूप में तुम्हें दिया हुआ है, तो पब्लिक डिपॉजिट्स जो हैं वो 50 लाख के हैं, तो वो भी आपने लिखा। और उसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं आपके 65 लाख के और 35 लाख के। सन्ड्री क्रेडिटर के बाद फिर क्वेश्चन में आपको बिल्स पेबल गिवन है, तो बिल्स पेबल भी आपने लिखा 30। बिल्स पेबल के बाद और कोई लायबिलिटी नहीं है। अब बेटे 2316 में से ना ये 4 लायबिलिटी माइनस करके बता दो और 1588 में से ये फिगर माइनस करके बता दो, बस इतना काम कर दो। 2083 पॉइंट में 0.33, हाँ जी 1504.47। चलो, तो ये बताया गया कि नेट एसेट्स हैं। अच्छी बात है कि नेट एसेट्स हमारे पास आ गए। अब बेटे नेट एसेट्स आ गए, मान लेता हूं मैं लिटिल लिमिटेड हूं, मैंने आपका बिजनेस इतने में लिया और मैं आपको पेमेंट कितने की कर रहा हूं, लेस कंसीडरेशन। ये हमने कंसीडरेशन कंप्यूट करा था अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट नंबर 1 में, तो मैं आपको 1800 का कंसीडरेशन दे रहा हूं। इसका मतलब मुझे आपसे मिल तो ज्यादा रहा है और मैं पेमेंट कम कर रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे फायदा हो गया। तो फायदा हो गया तो ये कैपिटल रिजर्व माना जाएगा 283.33। तो इस तरह हमने कैपिटल रिजर्व निकाल लिया। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से यहां पर जो हमने कंसीडरेशन पे करा था 1111.25 का करा था, और यहां भी कंसीडरेशन कम है, तो इसका मतलब मेरे पास नेट एसेट ज्यादा आ रहे हैं, तो 303.22। तो इस तरीके से कंसीडरेशन को कंपेयर करने से नेट एसेट से हमारे पास कैपिटल रिजर्व या गुडविल आ जाती है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इंटरेस्टिंग है। अब मुझे इसमें बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट बनाने से पहले मैं यहां पर आपको एक पॉइंट थोड़ा सा बता दूं, जिससे आपको बैलेंस शीट बनाने में प्रॉब्लम ना हो। चलो इसको मैं थर्ड स्टेप कर लेता हूं। दरअसल मैं आप बैलेंस शीट बनाने में आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं सिक्योरिटी प्रीमियम कंप्यूट कर रहा हूं। देखो बेटे, बैलेंस शीट जब बनाएंगे ना, ये सारे आइटम हमने ऐड कर करके लिख देने। इसी तरह से इनके डिवेंचर्स को ऐड कर करके हम लिख देंगे। पब्लिक डिपॉजिट 50 लिख देंगे, क्रेडिटर बिल्स पेबल। मैं बोल चुका हूं कि जो दूसरी कंपनी है या ये जो कंपनी है हाई और लो लिमिटेड, इनके रिजर्व्स को तो हम ले ही नहीं सकते, इनके शेयर कैपिटल को हम ले नहीं सकते। तो ये जितने भी एसेट और लायबिलिटी है, एक तो बैलेंस शीट में ये आ जाएंगे, उसके अलावा जो आपने कैपिटल रिजर्व निकाला वो आ जाएगा, अदर इक्विटी के अंदर शेयर होल्डर फंड के अंदर जो आप रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं वो आ जाएगा। उसके अलावा जो आपने शेयर कैपिटल इनको इश्यू करी है, इक्विटी और प्रेफरेंस, वो बैलेंस शीट में आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने जो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे हैं ना, वो प्रीमियम पे करे हैं। प्रॉब्लम यह है, तो प्रीमियम पे करे हैं, तो मैं देखना चाहता हूं उनकी फेस वैल्यू कितनी है और उन पे प्रीमियम कितना है, ताकि बैलेंस शीट में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान से देखें, सिक्योरिटी प्रीमियम एक तो हाई लिमिटेड मैंने लिखा और एक लो लिमिटेड मैंने लिखा। आपको याद होगा कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स पे कितना प्रीमियम है, ये मैं कैसे देखूंगा? आपको मालूम है कि हाई लिमिटेड को परचेसिंग कंपनी ने, बिकॉज हाई लिमिटेड के नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 3.20 थे, याद है आपको? तो हमने इनको 3.20 प्रेफरेंस शेयर दिए इक्विवेलेंट,
और जो प्रेफरेंस शेयर था 100 रुपए का था, 125 के हिसाब से दिया, इसका मतलब 25 रुपए प्रीमियम पे दिया। तो 3.20 इंटू 25 में कर दूं तो इसका मतलब जो प्रेफरेंस शेयर मैंने इनको दिए उस पे 80 लाख का जो है वो प्रीमियम है। इसी तरह से लो लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको याद होगा 1.75 थे, करेक्ट। तो इसका मतलब परचेजिंग कंपनी ने इनको 1.75 प्रेफरेंस शेयर दिए और उस पर भी 25 रुपए का प्रीमियम है। तो इस तरह मुझे यह पता लग गया कि जो हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं उन पे सिक्योरिटी प्रीमियम इतना है, करेक्ट। इसी तरह से इक्विटी शेयर्स पे भी निकाला जा सकता है ऑन इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स में आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे हैं। तो यहां पर यह पॉइंट मैं जरा आपको क्लियर कर दूं। देखो बेटे, ये जो पॉइंट है ना, यहां पर मैंने कहा कि मैंने हर एक को 4 शेयर इशू करे, तो 10 लाख इंटू 4 कितना हो जाएगा, एक तरीके से 40 लाख। मैं आपको 40 लाख शेयर इशू कर रहा हूं, मैं मतलब लिटिल लिमिटेड। और 8.50 इंटू 3, हर एक को 3 शेयर इशू कर रहे हैं, तो 8.50 इंटू 3 शायद 25 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 8.50 इंटू 3 डेट इज 25.5। तो इसका मतलब मैं आपको 25.50 शेयर इशू कर रहा हूं। यानी कि परचेसिंग कंपनी ने जो इक्विटी शेयर इशू करे हैं, हाई लिमिटेड को 40 लाख शेयर इशू करे हैं और 10 रुपए का शेयर 35 रुपए के हिसाब से दिया है। तो इसका मतलब प्रीमियम कितना हो जाएगा, 40 लाख इंटू 25, और इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, 25.50 इंटू 25। तो इक्विटी शेयर्स पे कितना प्रीमियम है, अब ये निकालना हमारे लिए बेहद आसान है। तो 40 लाख शेयर हमने इशू करे, मुझे ये पता लग गया, और 40 लाख शेयर्स पे मैंने प्रीमियम 25 के हिसाब से पे करा है। तो 1000 का मतलब 1000 लाख। और लो लिमिटेड को हमने 25.50 शेयर इशू करे हैं इक्विटी शेयर, और उनको 25 के हिसाब से प्रीमियम दिया है, तो 637.50। तो अब मैं इनको टैली कर देता हूं। तो टोटल प्रीमियम जो एच लिमिटेड का जहां तक सवाल है वो तो है 1080, और टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम इनका जो है वो हो गया 681.25। तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम तुम इन दोनों को भी ऐड कर करके दिखा सकते हो। तो अब तुम्हारे लिए बैलेंस शीट बनाना आसान हो जाएगा। बैलेंस शीट पे आपको एक ही पॉइंट में प्रॉब्लम है। अब सपोज मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, जो कि 4th स्टेप है हमारा और मेन स्टेप भी है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आपको मालूम ही है, पहले मैं इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखूंगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर भी हम शेयर होल्डर्स फंड लिखते हैं। देखो, बाकी तो मुझे सब एसेट्स और लायबिलिटी मिला करके लिखने हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑलरेडी हम लिख ही चुके हैं, करेक्ट। बस अब मुझे ये मालूम होना चाहिए कि जो मैंने शेयर होल्डर फंड के आइटम लिखने हैं, बाकी तो सारे आइटम ऑलरेडी हमारे पास हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर एक तो हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल जब हम लिखेंगे तो टोटल इक्विटी शेयर हमने कितने इश्यू करे हैं, पहले तो मुझे यह मालूम होना चाहिए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अब बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया 40 लाख शेयर हम हाई लिमिटेड को इश्यू कर रहे हैं, 25.50 शेयर हम लो लिमिटेड को इश्यू कर रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 65.50 इक्विटी शेयर हम इश्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे, 65.50 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, क्योंकि यहां तो हमें फेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना बैलेंस शीट में। तो मैं कह सकता हूं जो हमने इक्विटी शेयर इश्यू करी होगी वो 655 की इश्यू करी होगी, लैक्स में। फिगर्स तो ऑफ कोर्स लैक्स में ही हैं। तो 655 लाख की इक्विटी शेयर है। इसी तरह से हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करी है। अब कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करे होंगे, अब देखो 3.20 प्रेफरेंस शेयर हमने इनको इशू करे हैं और 1.75 प्रेफरेंस शेयर इनको इशू करे हैं, टोटल 4.95। तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4.95 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो 100 रुपए के हिसाब से है, तो 495 आ गया। तो 1 मिनट में तुम्हारे को यह पता लग गया कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यूड कितनी है। उसके बाद फिर हम इसमें जो लिखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखते हैं। अब बेटे याद रखना कि उनके रिजर्व एंड सरप्लस आप नहीं ले सकते, इसलिए ध्यान रखना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम
इसलिए मैं आपको ये कंप्यूट करना बता रहा था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आप इन दोनों को ऐड कर दो, 1080 प्लस 681.25, तो ऐड करके 1761.25। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर पे इशू करा, एक तो वो आ जाएगा, और उसके अलावा जो आपका कैपिटल रिजर्व निकला था, दोनों में कैपिटल रिजर्व निकला था, उसको आप ऐड कर देना, तो 676.55 ये भी आपके पास आ जाएगा। बाकी अब जो अभी आपने एसेट्स और लायबिलिटी लिए हैं, बस वो मिला करके यहां पर आप लिखते हैं। एक चीज मुझे थोड़ा सा बतानी थी, इस क्वेश्चन में आप उनके रिजर्व और सरप्लस तो नहीं ले सकते, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा था कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को 2 साल तक मेंटेन करना है। तो मैंने आप बताया था उसकी एंट्री क्या है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व तो क्रेडिट हो रहा है, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आ जाएगा 120। लेकिन अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, और जो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट है वो भी वैल्यूलेस आइटम है, तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के अगेंस्ट हम सेट ऑफ कर देते हैं। तो अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली वो जीरो ही आएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये पॉइंट मुझे बताना था, बाकी भी ने कहा कुछ भी आप नहीं है। नॉन करेंट लायबिलिटी आपने ऑलरेडी आइटम लिखी दी है। अब आपने 15% डिवेंचर इशू करे। बेटे जो डिवेंचर की वैल्यू मैंने लिखी है ना यहां पर, इन दोनों को मिला करके लिख देना। जो आपने ये डिवेंचर इशू करे 86.67, 48.53, 15% डिवेंचर हैं, ये मैं मिला करके लिख दूंगा। तो ये अब कितना आ जाएगा, मिला करके लिखेंगे तो 135.20 के करीब ये आ जाएगा। उसके अलावा फिर करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स मिला करके आप लिख देंगे 65 प्लस 35। जो आपने वहां लिखा हुआ है ना, मैं दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। 65 प्लस 35 तो 100 का ये आ जाएगा। उसके अलावा बिल्स पेबल भी था, लेकिन बिल्स पेबल 30 के ही हैं, उसमें कुछ ऐड करने के लायक नहीं है। और फिर इसको आप टोटल करेंगे, जो भी टोटल होगा 3903 आपका आंसर आना चाहिए। एसेट साइड फिर अब मैंने बनाई, तो एसेट साइड को बेटे जब मैं बनाऊंगा तो एसेट साइड में मैंने कहा ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जितने भी एसेट हमने ऊपर लिखे हैं दोनों कंपनी के, जो हमने नेट एसेट्स कंप्यूट करे हैं वो कंबाइन कर करके आपने लिख देने हैं। कंबाइन अलग अलग तो आप लिख ही चुके हैं, उनको कंबाइन कर करके आपको लिखना है। नॉन करेंट एसेट के अंदर भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर भी टेंजिबल जो है लैंड एंड बिल्डिंग था 670 प्लस 385। ये अलग अलग करके लिखने की अब जरूरत नहीं है, आप सीधा इनको कंबाइन कर करके लिख सकते हो। तो सिंपल है बैलेंस शीट बनाना, बस आपको ये मालूम होना चाहिए, केवल आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेच आउट करना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम लिखने में। अदरवाइज जो जो एसेट और लायबिलिटी लिए उनको कंबाइन कर करके आपने लिखना है। लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा फिर प्लांट एंड मशीनरी है। मैंने कहा थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। 475 प्लस 355 डेट इज इक्वल टू 830, तो ये भी हम लिख देंगे। प्लांट एंड मशीनरी के बाद फिर इस केस में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट थी NCI, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में चलो मैं लिखी दूं इन्वेस्टमेंट जो थी 95 प्लस 80 175। इन्वेस्टमेंट के अलावा फिर करंट एसेट्स की तरफ हम आ गए। करंट एसेट्स के अंदर एक तो इन्वेंट्रीज हैं। अब जो इन्वेंट्रीज का अमाउंट है 415 प्लस 389, मेरे ख्याल से इतना ही है। अब इनको ऐड कर दें आप 804। इन्वेंट्रीज के बाद इस क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल थे। अब ट्रेड रिसीवेबल के अंदर भी एक तो डेटर्स हैं। डेटर्स जो है 322 प्लस 213। बेटा जो डेटर्स हैं 322 प्लस 213 535, आप ये लिख लें। और उसके अलावा बिल्स रिसीवेबल हैं जो कि 35 दिए हुए हैं, तो 35 उनको भी लिख लें। वैसे मिला करके 570 भी लिख सकते हैं। उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
303 प्लस 166 तो 469। अब इनका आप टोटल करेंगे तो 3903। तो इस तरीके से बेटे इस क्वेश्चन को करा जाएगा। तो मैंने बताया कि अब ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में हमारी चर्चा जो पास्ट में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं से रिलेटेड है। और इसका जो अगला क्वेश्चन है, टेक्निकली अगला क्वेश्चन जो है वो आप कर तो सकते हो, ट्राई करना। इनफैक्ट आप कोई भी क्वेश्चन अब इसके कर सकते हो, तो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। टाइम टू से गुड बाय।